सीडीपी की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमने पर्सनैलिटी चैप्टर में पर्सनैलिटी डिफरेंसेस, पर्सनैलिटी टाइप्स और उन पर्सनैलिटीज़ का हम क्या यूज़ करेंगे, किस तरह से हम कौन सी पर्सनैलिटी के बच्चे से किस तरह से डील करेंगे, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। आज कल्पना के बारे में पढ़ेंगे। कल्पना, चिंतन और तर्क, इनका विकास कैसे होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि कल्पना होती क्या है। कल्पना यानी कि इमेजिनेशन, कोई ऐसी चीज़ जिसको हम अपने मन से ही सोच लेते हैं, यानी कि वो प्रेजेंट में भी नहीं है, पास्ट में भी नहीं है, फ्यूचर में भी नहीं है, बल्कि हमारे मन की उपज है। हालांकि इसका बेस आपका पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर हो सकता है। कल्पना एक मानसिक क्रिया है जिसमें गत अनुभवों को या उन वस्तुओं को जो सामने उपस्थित नहीं होता है उसे नवीन रूप से संगठित करके या सजा के पुनः स्मरण किया जाता है। यानी कि कल्पना में आप पुरानी बातों को भी याद कर सकते हैं, उसमें कुछ नई चीज़ें चेंज करके, या फिर जो पुरानी चीज़ें हैं उनको ले करके आप कोई नई चीज़ सोच सकते हैं। इसको ही कल्पना कहते हैं। कल्पना में स्मृति का भी प्रभाव परिलक्षित होता है। संवेदना, प्रत्यक्षीकरण और स्मृति, इन सब पर आधारित होते हुए भी ये एक स्वतंत्र क्रिया है। तो एमसीक्यूज के लिए एक क्वेश्चन बन सकता है कि कल्पना कैसी क्रिया है। तो कल्पना एक स्वतंत्र क्रिया है, यानी इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। विभिन्न डेफिनेशंस दिए गए हैं, जैसे वुडवर्ड के अनुसार कल्पना मानसिक प्रहसन है, जब व्यक्ति पहले देखे हुए तथ्यों का स्मरण करता है और उसके बाद उन तथ्यों को नए नमूने में सजाता है, पुनः व्यवस्थित करता है, तो यही कल्पना को प्रदर्शित करते हैं। कल्पना के प्रकार क्या होते हैं। एक तो रिप्रोडक्टिव इमेजिनेशन है, दूसरा प्रोडक्टिव इमेजिनेशन है, यानी कि पुनरुत्पादक कल्पना और उत्पादक कल्पना। उत्पादक कल्पना भी दो प्रकार के होते हैं, रचनात्मक और सृजनात्मक। ये मैकडूगल का वर्गीकरण है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं क्या है। तो पहला है रिप्रोडक्टिव इमेजिनेशन या पुनरुत्पादक कल्पना। इस कल्पना में स्मृति द्वारा गत अनुभवों की प्रतिमाओं को ज्यों का त्यों चेतना में लाने का प्रयत्न किया जाता है। यानी कि जब आप पुरानी बातों को याद करते हो, उनके बारे में सोचते हो एक तरह से, तो उसको ही आप कह सकते हैं पुनः। पुनः यानी कि फिर से, और रूप यानी कि जो पुरानी चीज़ें हैं, पुराने रूप हैं, उन्हीं को फिर से उनका उत्पादन कर करके आप जो सोचते हो वो पुनरुत्पादक कल्पना होती है। इसमें जिन बातों का प्रत्यक्ष ज्ञान हो चुका है वे प्रतिमाओं के रूप में मन के सामने उपस्थित होते हैं। यानी कि इसमें आपके जो आपने अनुभव किए हुए हैं, उन्हीं अनुभवों को फिर आप नया रूप, नई प्रतिमा के रूप में सामने लाते हैं। बालक द्वारा सुनी हुई कहानी को यथासंभव कल्पना के सहारे उसी रूप में अभिव्यक्त करना पुनरुत्पादक कल्पना है। जैसे मूवीज़ वगैरह में आपने देखा होगा, कई बार क्या होता है, जैसे हीरो की पिटाई हो गई और वो बिल्कुल बेसुध पड़ा रहता है और अचानक से फिर उसको उसके शरीर में बिल्कुल जैसे जान नहीं बची है, लेकिन फिर अचानक से उसको याद आता है उसकी माँ ने उसने अपनी माँ को कोई वचन दिया था या कोई ऐसी पुरानी बात, तो जो उसकी फिर वो क्या करता है, कल्पना करने लगता है और उसमें शक्ति आ जाती है। तो उस तरह की जो कल्पना थी, यानी कि पुरानी ही बात थी जिसको उसने फिर से सोचा, फिर से रिमाइंड किया। या कोई रेस में दौड़ रहा हो, या आप पढ़ाई कर रहे होते हो और आपका मन नहीं लगता, फिर आप कहीं ना कहीं कल्पना करने लगते हो कि नहीं, आप सक्सेसफुल हो गए और आप अपने पेरेंट्स को गौरवान्वित महसूस करा रहे हो। इस तरह की जो कल्पना होती हैं वो पुनरुत्पादक कल्पना में आती हैं। दूसरा है उत्पादक कल्पना यानी प्रोडक्टिव इमेजिनेशन। इस कल्पना में गत अनुभवों, प्रतिमाओं आदि को नवीन क्रम में या नवीनता के साथ प्रस्तुत किया जाता है। किस तरह से? दो प्रकार से। पहला है रचनात्मक। इसमें भौतिक पदार्थों के निर्माण के लिए किया जाता है। जैसे भवन निर्माण में एक इंजीनियर पहले से कल्पना करके उसकी रूपरेखा तैयार करता है, यानी कि माइंड मैप बनाता है। कोई भी काम करना होता है, यानी कि जो आप प्लानिंग करते हो, किसी भी चीज़ की जो आप प्लानिंग करते हो ना, वही आपकी रचनात्मक कल्पना है। दूसरा है सृजनात्मक कल्पना। इस कल्पना का प्रयोग अभौतिक वस्तुओं की रचना में होता है, जैसे संगीत, काव्य, कहानी एवं उपन्यास। तो ये सारे भी मन की ही देन है। ये इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि संगीत, काव्य या कहानी ये किस प्रकार की कल्पना है, तो ये सृजनात्मक कल्पना है। और अगर सृजनात्मक कल्पना ऑप्शन में नहीं है तो आप उत्पादक कल्पना लिखेंगे, क्योंकि ये इसी का प्रकार है। आइए अब देखते हैं कि कल्पना का विकास कैसे होता है। डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेशन। शिक्षक
उत्सुकता उत्पन्न करने वाले कारकों को बालकों के समक्ष प्रस्तुत करें। बालकों के उत्सुक होने पर कल्पना शक्ति का विकास स्वतः होने लगेगा। यानी कि कल्पना शक्ति का विकास होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जैसा अभी आपने देखा, आप कोई प्लानिंग कर रहे हो तो वो भी आपकी कल्पना ही है। याददाश्त का भी इससे रिलेशन है, यानी कि कल्पना जो है वो हमारी बुद्धि का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। तो आपने देखा होगा कि कई जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, सीबीएसई के या फिर आईसीएसई के स्कूल, वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे क्रिएटिविटी का ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। या फिर टीएलएम का यूज़ करने के लिए बोला जाता है टीचर्स को, यानी कि टीचर्स का जो लर्निंग मटेरियल है, यानी कि आप क्या करते हो कि बच्चों के सामने कुछ क्रिएटिविटी दिखाओ। ऐसा क्यों करने के लिए बोला जाता है, जिससे बच्चे में भी क्रिएटिविटी आए, सृजनात्मकता आए, यानी कि उसकी कल्पना का विकास हो, जिससे कि बच्चे में उत्सुकता आए और वो कुछ नया सोचने के लिए, नया करने के लिए प्रेरित हो। काल्पनिक खेलों एवं क्रियाओं के लिए अवसर प्रदान करें और उनके भाषा विकास पर भी ध्यान दें, यानी कि आप जितना ज़्यादा उसके कल्पनाओं को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आपने देखा होगा बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो कार्टून देखते हैं, ठीक है, कार्टून देखते हैं या फिर कोई मैजिकल मूवीज़ उनको दिखाई जाती है इस तरह की। उसका कारण क्या होता है कि उनके अंदर कल्पना, जैसे कि कोई मूवी है बच्चों की, तो उसमें क्या दिखाएगा कि जो एनिमल्स हैं यानी जानवर हैं वो बातें कर रहे हैं, जबकि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। तो वो कहीं ना कहीं उनकी कल्पना को प्रेरित करने के लिए किया जाता है। काल्पनिक खेलों और क्रियाओं के लिए अवसर प्रदान करें। छात्रों को छोटे छोटे अभिनय में भाग लेने के लिए प्रेरित करें, इससे भी उनमें सृजनात्मकता का विकास होगा। उनको मनमोहक कहानियाँ, बच्चों को कहानियाँ सुनाई जाती हैं ना, कहानियाँ इसीलिए सुनाई जाती हैं कि जैसे आजकल तो क्या है कि बच्चे टीवी में देख ले रहे हैं, कार्टून देख ले रहे हैं, उससे उनमें उतना नहीं विकास हो रहा, जबकि पुराने के समय में लोग अपनी दादी नानी से कहानियाँ सुनते थे। तो कहानियों को सुनने से क्या है कि आपको बताया गया कि अच्छा कोई एक परी थी, अब उसका वर्णन नहीं किया गया, आप क्या करोगे, कल्पना करोगे कि कैसी होगी, ठीक है। इसी तरह से कोई घटना उसमें बताई गई कि ऐसा हुआ था, सपोज़ कि बोला गया कि कोई योद्धा था जिसने कि लड़ाई लड़ी और फिर वो घायल हो गया। तो ये सारे दृश्य आप देख नहीं रहे हो, बल्कि क्या कर रहे हो, सोच रहे हो, सोचने का प्रयास कर रहे हो, कल्पना करने का प्रयास कर रहे हो। तो इससे भी कहानियों से कल्पना शक्ति का विकास एवं वृद्धि होती है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट थी और आज के टाइम पे क्या है, लगभग ख़त्म सी हो गई है। बालकों की रुचि, रुझान साहित्य, कला एवं संगीत आदि की ओर बढ़ाने से भी इनमें कलात्मक कल्पना में वृद्धि होगी। शिक्षक एवं माता पिता द्वारा बालकों को अनोखी कल्पना से बचाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसी कल्पना की अधिकता हो जिससे बालकों में मानसिक, अगर कल्पना की अधिकता हो तो बालक में क्या होगा, मानसिक रोग उत्पन्न हो जाएगा। यानी कि अब ऐसा भी ना हो कि वो केवल दिन भर इमेजिनेशन कर रहा है, अब उसने कोई मैजिकल मूवी देखी मैजिक वाली, अब वो अपने आप को मैजिशियन ही बनने का सोचने लगे, या फिर वो वास्तविक दुनिया से हट जाए। तो इसका ओवर नहीं होना चाहिए, एक लिमिट में होना चाहिए। और इसी वजह से साहित्य, कला और संगीत को बढ़ाने के लिए ही आजकल के जो एजुकेशन सिस्टम है, इसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर ज़्यादा ध्यान देने के लिए बोला जाता है। शिक्षक को छात्रों में परिणामवादी कल्पना विकसित करने के लिए चित्रकारी एवं रंगसाजी आदि विशिष्ट अभिरुचियों को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। परिणामवादी कल्पना का क्या मतलब है कि बच्चा जब कोई चीज़ बनाता है, बनाने के बाद फिर उसका क्या करेगा, वो परिणाम देख पाएगा कि उसने क्या बनाया। तो इस तरह की कल्पना अच्छी होती है। कल्पना की शिक्षा में क्या उपयोगिता है? बालकों को वर्तमान अनुभव को सीमा पार करने की शक्ति कल्पना से होती है। कल्पना को सुदूर देशों के लोगों से संपर्क स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ज्ञान का अर्जन करने के लिए बालकों को प्रोत्साहित करके उनका मानसिक विकास करती हैं। वो अपनी अटूट इच्छाओं और अभिलाषाओं को पूर्ण करने का अवसर कल्पना से उनको मिलता है। बालक को अपनी रचनात्मक शक्ति का विकास करने में हेल्प मिलती है। कल्पना बालक में दुख की घड़ियों में सुख की प्रतिमाएं उपस्थित करके उसको प्रसन्नता प्रदान करती हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि आप बहुत दुखी हैं, लेकिन फिर आप कुछ चीज़ों को याद करके, या सपोज़ कि कोई सिंगर बनना चाहता था, ठीक है, कोई सिंगर बनना चाहता था, या फिर इसी तरह से कुछ और भी कुछ बड़ा बनना चाहता था, सपोज़ मान लो कि कोई आईएएस बनना चाहता था, ठीक है।
अब ऐसे में वो नहीं बन पाया, वो दुखी है और वो उसके लिए प्रयास कर रहा है, तो कुछ पलों के लिए क्या करता है, अपने आप को इमेजिन कर लेता है कि मैं ऐसा बन गया और वो सुखी हो जाता है, ठीक है। या फिर कोई गरीब है और उसने कुछ पल के लिए कल्पना कर ली कि मैं अमीर बन गया तो ये करूँगा वो करूँगा, तो ऐसी कल्पनाएं करके उसको तत्काल क्षणिक सुख की प्राप्ति होती है, यानी कि दुख की घड़ियों में सुख की जो प्रतिभा है उपस्थित करने का जो अवसर है वो आपको कल्पना प्रदान करता है। और ये इम्पॉर्टेंट है, किसका कथन है, रायबर्न का है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कथन ज़रूर आप ध्यान रखेंगे। भाटिया के अनुसार कल्पना बालक को उसके कार्यों का परिणाम बताकर उसका पथ प्रदर्शन करती है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कल्पना ही बालक को दूसरे व्यक्ति की स्थिति में स्वयं को रखकर उनके सुख दुख से परिचित कराती है, यानी कि दूसरे के प्रति एम्पैथी लाने के लिए भी आपको कल्पना की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार से वुडवर्थ ने कहा है कि कल्पना बालक की रुचि, प्रवृत्ति, इच्छाओं, योग्यताओं आदि को प्रकट करती है। बालक में उसके भावी जीवन का चित्र प्रस्तुत करके कल्पना बालक को भावी जीवन के लिए तैयार करने में सहयोग करती है, यानी कि प्रॉपर आपके फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी कल्पना का बहुत बड़ा रोल है। अब देखते हैं कि चिंतन क्या होता है। चिंतन एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। चिंतन की योग्यता मानव को अन्य प्राणियों से अलग बनाती है। विभिन्न प्रकार के आविष्कार, कला, साहित्य का ज्ञान, कठिन समस्याओं को बेहतर समाधान आदि व्यक्ति की सृजनात्मक चिंतन शक्ति के ही परिचायक है। यानी कि संज्ञानात्मक प्रक्रिया क्या होती है, जो चीज़ें आपके संज्ञान में हैं, यानी कि आपके नॉलेज में हैं, ऐसी चीज़ें, यानी कि चिंतन क्या है कि आप कोई बात जो जानते हैं उसके बारे में ही ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हैं। कल्पना में आप क्या कर रहे थे, आप कुछ नई चीज़ें सोच रहे थे, बेस पुराना था लेकिन बातें नई थी। जबकि चिंतन में क्या है कि आपने कोई समस्या को आपको सॉल्व करना है, तो आप एक बात को लेकर के उसके बारे में, उसके हर पहलू के बारे में सोचेंगे। कल्पना आप क्षणिक सुख के लिए भी करते थे, जबकि चिंतन आप क्षणिक सुख के लिए नहीं बल्कि समस्या के समाधान के लिए करते हैं। चिंतन ज्ञानात्मक पक्ष की एक मानसिक क्रिया है। चिंतन कठिनाई दूर करने का एक मार्ग है। देखिए जैसा मैंने अभी बताया, और ये कथन किसका है, वुडवर्थ का है। इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। वुडवर्थ ने क्या कहा था कि चिंतन कठिनाई दूर करने का मार्ग है। और भी कुछ डेफिनेशंस हैं, उनको आप बाद में देख सकते हैं। चिंतन की प्रकृति और विशेषताएं क्या हैं। चिंतन हमेशा किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए होती है, यानी कि समस्या के समाधान के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट है, चिंतन हम क्यों करते हैं, समस्या के समाधान के लिए। चिंतन श्रृंखलाबद्ध विचार करने की मानसिक प्रक्रिया है, क्योंकि आप समस्या को सॉल्व कर रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप ही आप सोच सकते हैं। किसी व्यक्ति के समक्ष कोई नई वस्तु, क्रिया या समस्या आती है तो उसके बारे में फिर वो सोचने विचारने लगता है। चिंतन व्यक्ति की जन्मजात मानसिक शक्ति है, ये भी ध्यान रखेंगे। यानी कि कल्पना क्या था, कल्पना का आपको विकास करने के लिए बोला गया था कि बच्चे में कल्पना का विकास करने के लिए आप विभिन्न तरह के उपागम अपना रहे थे, उसको कहानियाँ सुना रहे थे, कुछ ऐसे उसके साथ खेल खेल रहे थे जिससे उसमें कल्पना का विकास हो। जबकि चिंतन व्यक्ति का जन्मजात मानसिक शक्ति, यानी कि आपके सामने कोई समस्या आती है तो आप नेचुरली उसके बारे में सोचने लगते हो कि आप उस समस्या से कैसे बाहर निकलो, जिसका विकास उसके वंश अनुक्रम और पर्यावरण पर निर्भर करता है। तो ये तो मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि किसी भी प्रकार का विकास हो या कोई भी क्रिया हो, उसमें वंश अनुक्रम और पर्यावरण, ये दोनों तो सम्मिलित होते ही होते हैं। भिन्न भिन्न वंशानुक्रम और पर्यावरण के व्यक्तियों की चिंतन शक्ति भी भिन्न भिन्न होती है। चिंतन का मूल आधार भाषा है, यानी आप जो सोचते हो फिर आपकी जो भाषा है उसी भाषा में आप सोचते हो कि आपको प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है। व्यक्ति जो भी चिंतन करता है वो भाषा के माध्यम से ही करता है, यानी कल्पना करने के लिए भाषा इतनी आवश्यक नहीं थी। कल्पना में तो आप इमेज देख रहे थे ना, आप कहीं ना कहीं इमेज देख रहे थे, तो उसमें भाषा का इतना रोल नहीं था। लेकिन चिंतन में भाषा का बहुत बड़ा रोल है। चिंतन में कई मानसिक शक्तियाँ आती हैं, अवलोकन, स्मृति, कल्पना, संश्लेषण, विश्लेषण, ये तर्क, ये सारी चीज़ें इसमें समाहित होती हैं। यानी कि चिंतन में कल्पना समाहित होती है। चिंतन शक्ति का विकास एक विशेष क्रम में होता है, यहाँ से ध्यान रखेंगे। 3 से 5 वर्ष की आयु का बालक जब किसी नई वस्तु या क्रिया को देखता है तो उसके विषय में क्या सोचता है कि ये क्या है, और इसका चिंतन का स्तर निम्नतम होता है।
6 वर्ष की आयु तक आते आते क्यों, बच्चे पूछने लगते हैं ना हर चीज़, ऐसा क्यों है। तो ये 6 वर्ष की आयु में, ये क्यों शब्द कब जुड़ता है, 6 वर्ष की आयु से जुड़ जाता है। और क्यों के उत्तर में फिर वो कल्पनाएं भी करने लगते हैं। 12 वर्ष की आयु पूरी करते करते किसी समस्या के उपस्थित होने पर फिर वो उसका विश्लेषण, संश्लेषण, तर्क, वो सारी चीज़ें करके उसका समाधान खोज लेते हैं, और ये चिंतन की उच्चतम सीमा होती है। तो यहाँ से आपके 3 प्रश्न बन रहे हैं। पहला तो ये कि 3 से 5 वर्ष की आयु का बालक जो चिंतन करता है वो किस स्तर का होता है, तो उसका स्तर निम्नतम होता है और क्या पर आधारित होता है। 6 वर्ष की आयु का जो बालक होता है उसका चिंतन क्यों पर आधारित होता है, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट है कि उच्चतम सीमा, चिंतन की उच्चतम सीमा का स्तर कब होता है, तो ये 12 वर्ष की आयु में होता है। चिंतन के प्रकार इसी तरह से प्रत्यक्षीकरण चिंतन, अमूर्त चिंतन, सृजनात्मक चिंतन। प्रत्यक्षीकरण चिंतन यानी कि जो चीज़ें सामने हैं, सामने आपकी कोई समस्याएं आ गई, आप उसके बारे में सोच रहे हो, ठीक है। सपोज़ कि आपने कोई एक्सीडेंट ही देख लिया, अब आप उसके बारे में सोच रहे हो कि क्या हुआ है, कैसे हुआ होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो आपने सोची, प्रत्यक्ष जो चीज़ें थी उसके बारे में, ये प्रत्यक्षीकरण चिंतन है। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि अमूर्त यानी कि जो सामने नहीं दिख रही हैं, मूर्त का उल्टा है अमूर्त, ये मूर्त चिंतन से श्रेष्ठ है। इसमें वस्तुओं के प्रत्यक्षीकरण की आवश्यकता नहीं होती, जैसे लाल रंग को देखते ही खतरे का संकेत भाप लेना, ठीक है, यानी कि खतरा आपको दिख नहीं रहा था। प्रत्यक्ष में क्या है, आपने सपोज सांप देख लिया, शेर देख लिया, तो आपको पता चल गया कि यहाँ मुझे खतरा है। लेकिन अमूर्त में क्या है कि आपने समस्या को डायरेक्ट नहीं देखा बल्कि भाप लिया, यानी कि आपने जो मूर्त चीज़ थी उससे परे अमूर्त को देख लिया। इसी को क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। नेक्स्ट है सृजनात्मक चिंतन यानी कि क्रिएटिव थिंकिंग। इस चिंतन का संबंध नवीनता से है। इसमें विभिन्न घटनाओं को पूर्वमान नियमों का विश्लेषण और संश्लेषण करके संबंध को खोजा जाता है, ठीक है। विश्लेषण का मतलब क्या है कि किसी चीज़ में कौन कौन सी विशेषताएं हैं उसके हर पक्ष को देखना। और संश्लेषण का मतलब क्या है कि उन विशेषताओं में क्या चीज़ आपके लिए उपयोगी है उनको देखना। इसमें व्यक्ति प्रायः समस्याओं का चयन और उसका समाधान कार्य कारण संबंधों की विस्तृत व्याख्या करके उसके आधार पर नियम प्रस्तुत करता है, ठीक है। यानी कि जो अलग अलग तरह के जो वैज्ञानिक आविष्कार होते हैं वो किस में होते हैं, ये इसी क्रिएटिव थिंकिंग के पार्ट हैं, यानी कि और इसी से रिलेटेड था आपका इमेजिनेशन यानी कि कल्पना भी। वहाँ पे भी हमने क्रिएटिविटी की बात की थी। तो सबसे बेस्ट कौन सी थिंकिंग है आपकी, क्रिएटिव। और आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि वैज्ञानिक आविष्कार में किस प्रकार का चिंतन उपयोग होता है, तो ये सृजनात्मक चिंतन होता है। नेक्स्ट है तार्किक विचारात्मक चिंतन, यानी कि ये सबसे उच्च श्रेणी का चिंतन है, ये ध्यान रखेंगे। इसमें लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए आपको तर्कपूर्ण प्रणाली का सहारा लिया जाता है, यानी कि आपको कुछ तर्क देने होते हैं, ठीक है। चिंतन के इस प्रकार में समस्याओं के समाधान में व्यक्ति अपने मार्ग से विचलित होकर मानसिक रूप से अन्यत्र विचरण करना प्रारंभ करता है और मानसिक योग्यताओं का और अधिक विकास होता है। मॉन कीवी ने इसे विचारात्मक चिंतन का नाम दिया है, यानी कि जब आप अपने कुछ तर्क देते हुए विचार करते हो तो वही तार्किक विचारात्मक चिंतन होता है। अब इसके जो टूल्स हैं यानी कि उपकरण और साधन हैं, यहाँ से हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। और बच्चों, पुराने जो वीडियोस हैं उनको आप देखते रहिए, रिवीजन ज़रूर करिए। रिवीजन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सीडीपी आपको देखने में इजी लग सकती है लेकिन इतना इजी है नहीं, क्योंकि इसके छोटे से छोटे यानी कि बहुत डिटेल में नहीं और छोटे से छोटे पॉइंट आपसे पूछ लिए जाते हैं, कौन सा कथन किसका है, या सपोज़ यहाँ से ही आपसे पूछ लेगा कि सबसे उच्च श्रेणी का चिंतन कौन सा है, तो आप ऐसे में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप रिवीजन करते रहिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं।